ठीक। चलो बेटा, अ, थोड़ा सा हम कल देखेंगे, कल हमने क्या करा था। कल हम लोग बेसिकली एवोगैड्रो लॉ पढ़ रहे थे। ठीक है, अगर आपको याद आ रहा हो। आप लोग अपना रिवाइज करके तो आई होंगे। तो कल मैं आपको एवोगैड्रो लॉ पढ़ा रहा था बेटा, और मैंने आपको बताया था, और एवोगैड्रो लॉ से पहले हम क्या पढ़ रहे थे, परसेंटेज प्योरिटी निकालना पड़ रहे थे। ठीक है, वेरी गुड। तो एवोगैड्रो लॉ में मैंने आपको बताया था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स नंबर ऑफ मोल्स। ये कहाँ से चीज निकल के आती है? ये चीज निकल के आती है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में वी इज इक्वल टू एनआरटी बाई पी हो जाएगा। और आप अगर देखें तो आर तो कांस्टेंट है ही, और जैसा कि लॉ कहता है कि आपको टेम्परेचर और प्रेशर भी कांस्टेंट रखना होगा, तो जो वॉल्यूम ऑफ द गैस है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा। तो आर टी पी तीनों कांस्टेंट हो गए, तो ऑटोमेटिकली वॉल्यूम इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, ये मैंने खास बात रेड पेन से डबल स्टार पॉइंट दिखाया था कि वी कैन यूज वॉल्यूम इन द प्लेस ऑफ मोल फॉर द कैलकुलेशन पर्पजेज इफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कांस्टेंट। ये इट लिख गया है, बेसिकली इफ होगा क्या होगा। खैर ठीक, इतना तो आप समझते ही हैं। इफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये एंड है, स्टाइल वाला एंड बनाया हुआ है, एंड प्रेशर आर कांस्टेंट। तो हम एवोगैड्रो के एप्लीकेशन देखना चाह रहे थे कि एवोगैड्रो लो कहाँ और कब और कैसे अप्लाई होगा। तो उसको अप्लाई करने से पहले मैंने आपसे कहा था कि इस बात को मैं यहीं छोड़ रहा हूँ, और मैं एक और चीज बताने लग गया था आपको, कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। वही कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन को हम जनरली कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ही कराते हैं रिएक्शन को। ऐसा नहीं है कि बाकी की रिएक्शन नहीं हो सकती, होती है, पर ये तो स्पेसिफाई है कि कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर ही हम कराते हैं इसको। और कंबशन का मतलब क्या होता है? किसी भी कंपाउंड के कंबशन का मतलब है कि उस कंपाउंड को आप बर्न कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। फिर मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोकार्बन दो तरीके के होते हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। ये सारी बात हम कर चुके हैं, मतलब ठीक है, ये बात कर चुके हैं, कल की बात हो गई है। हाँ, फिर मैंने आपको एक खास बात बताई थी कि किस तरीके से हम हाइड्रोकार्बन के कंबशन की रिएक्शन को बनाते हैं। हाइड्रोकार्बन के कंबशन की रिएक्शन को कैसे बनाया जाता है, ये बात हो रही थी कि जो भी हाइड्रोकार्बन हो उसको आप लिखो, और उसके बाद उसको ऑक्सीजन के साथ रेड कराओ। तो जब भी किसी हाइड्रोकार्बन को आप ऑक्सीजन में बर्न कराते हो, तो ऑलवेज 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 क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है। क्या बनता है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो उन रिएक्शन को लिखने का तरीका क्या होता है? लिखने का तरीका ये होता था कि हाइड्रोकार्बन में जितने कार्बन है उतने ही आप CO2 बना दो, और जितनी हाइड्रोजन है उसका आधा वाटर बना दो। क्या सेंस है इस बात का? इस बात का ये सेंस है, हम समझ लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बात यूज होना है तो समझने की जरूरत है। क्या क्या है? ये बात है कि अगर CH4 है मेरे पास, तो भाई CH4 को जब मैं ऑक्सीजन में बर्न कराऊंगा, तो CH4 में एक कार्बन है तो एक CO2 बना दिया। CH4 में चार हाइड्रोजन है तो दो वाटर बना दिए। और उसके बाद हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट साइड में आप देखेंगे तो चार ऑक्सीजन के एटम है। देखो भैया, दो तो ऑक्सीजन के एटम कार्बन डाइऑक्साइड में है, और दो ही ऑक्सीजन के एटम किसमें हो गए? वाटर में, क्योंकि 2H2O है। तो इधर चार हो गए। तो जितने भी ऑक्सीजन के एटम इधर प्रोडक्ट साइड में होते हैं, उसके आधे हम इस O2 के साथ लिख देते हैं। समझे नहीं समझे आप बात को? जैसे मान लो C4H8 समझाता हूँ आपको। अब वो C4H8, अभी कुछ देर के लिए मैं ये, एक मिनट, ये 6 हटा देता हूँ, हटा दिया मैंने 6। ठीक है, अब ना देखना ध्यान से, मैंने 4 भी हटा दिया, मैंने ये 4 भी हटा दिया, ये अंडरलाइन पे रहता हूँ। एक बार दोबारा समझा दे रहा हूँ, कल तो समझाया ही था मैंने, फिर समझा देता हूँ। तो जैसे ही C4H8 को आप ऑक्सीजन में कंबस्ट कराओगे, तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा ही। अब कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा? जितने हाइड्रोकार्बन में कार्बन है, हाइड्रोकार्बन में चार कार्बन है तो चार CO2 बन जाएगा। हाइड्रोकार्बन में 8 हाइड्रोजन है तो 8 का आधा होता है चार, तो चार वाटर बन जाएंगे इस तरीके से। अब आप क्या करो, प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन काउंट कर लो। प्रोडक्ट साइड में कितनी ऑक्सीजन है? 8 ऑक्सीजन, तो CO2 के पास हो गई टोटल, है ना? और चार ऑक्सीजन पानी के पास हो गई टोटल। तो 8 4 12 हो गई। तो 12 का आधा क्या होता है? 6, 6 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, रिएक्शन बैलेंस हो गई। आप क्रॉस चेक कर लो, रिएक्शन ये बैलेंस है। अब जैसे यहाँ इसको करके दिखा देता हूँ फिर से। चलिए,
C3H4 है, C3H4 को ऑक्सीजन में बंद कराया, CO2 और वाटर बना, कितना CO2 बनेगा भाई? यहाँ पर 3 कार्बन है तो यहाँ 3 लगा दो, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है तो 4 का था, यहाँ 2 लगा दो। ठीक है, अब ऑक्सीजन गिन लो। यहाँ पर CO2 में टोटल 6 ऑक्सीजन हो गए, 3 दूनी 6, और वाटर में टोटल 2 ऑक्सीजन हो गए, तो 6 और 2 8, तो 8 का था क्या होगा? 4, 4 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8। तो बात समझ में आई कि नहीं आई भाई लोग? ठीक है ना? इस तरह से हम कर लेते हैं। अब जैसे मान लो, चलो एक C4H10 का एग्जाम्पल और दे देता हूँ, अब मैं मिटाता नहीं, यही समझाता हूँ आपको। 4 कार्बन है तो 4 CO2, 10 हाइड्रोजन है तो 5 H2O। आप टोटल ऑक्सीजन में देखो कितने सारे, टोटल देखो ऑक्सीजन में कि कितने आपके पास, मतलब टोटल देखो प्रोडक्ट में कितने ऑक्सीजन के एटम है। 8 5 13 है, तो 13 का आधा 13/2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया। यानी फिर मैं बताता हूँ कि प्रोडक्ट साइड में जितने ऑक्सीजन होते हैं, जितने नंबर आते हैं ऑक्सीजन के, उसके आधे का मल्टीप्लाई आप रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन में कर देते हो, तो रिएक्शन क्या होती है? बैलेंस हो जाती है। ये बात तो हो चुकी बेटा, कल मैं तो एक कल का रिवाइज करा रहा था आपको। चलो, अब देखो, यहां से आपके पास एक जनरलाइज रिएक्शन बन जाएगी। क्या जनरलाइज रिएक्शन बन जाएगी? देखो बनाता हूँ, कि कोई भी आपके पास हाइड्रोकार्बन हो, मान लो वो है CXH, ये कोई भी हाइड्रोकार्बन है, वो तो एक्स और वाई की वैल्यू बदलती रहेगी, तो हाइड्रोकार्बन बदलता रहेगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ है, मान लो क्या है, CXH, और मैंने यहाँ पर लिखा क्या? ऑक्सीजन। ठीक है, अब क्या बनेगा? CO2। तो CO2 कितना बनता था? जितने कार्बन होते थे, तो कार्बन कितने? X, तो XCO2 बन जाएगा। हाँ या ना? और बनेगा वाटर, वाटर कितना बनता था? जितने हाइड्रोजन होते थे उसका आधा, प्लस Y/2 H2O। क्या मैं सही कर रहा हूँ? अरे बोलो भाई, सही कर रहा हूँ मैं? मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं सही कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक हो रही है चीजें। अब देखो हम क्या करते थे, फिर प्रोडक्ट साइड की ऑक्सीजन काउंट करते थे। अभी आप देखें ध्यान से, तो प्रोडक्ट साइड में कितनी ऑक्सीजन होंगी भाई? CO2 में एक्स का मल्टीप्लाई है, तो 2x ऑक्सीजन तो यहाँ होंगी, और यहाँ पर कितनी होंगी? Y/2, तो टोटल 2x + Y/2 ऑक्सीजन होंगी। कहाँ पर? प्रोडक्ट साइड में। फिर से देख लो, फिर से देख लो भाई, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कितने ऑक्सीजन के एटम्स होंगे भाई? यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कराया, 2x ऑक्सीजन इधर होंगी और Y/2 ऑक्सीजन इधर होंगी, तो टोटल 2x + Y/2 ऑक्सीजन होंगी। तो हम क्या करते थे, रिएक्टेंट साइड में क्या करते हैं, प्रोडक्ट साइड में जितनी ऑक्सीजन होती है उसके आधा करके मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका आधा कितना हो जाएगा? यानी 2x + Y/2 डिवाइड बाई 2। अरे हाँ या ना? तो जब इसका आधा करोगे तो हो जाएगा x + y/4। क्या हो जाएगा? x + y/4। तो फाइनल इक्वेशन क्या बन गई? एक जनरल इक्वेशन को बनाना चाहूँ, कलर चेंज करता हूँ मैं, वो बन गई CXHY प्लस x + y/4 O2। x + y/4 O2 क्या बन गया? XCO2 + Y/2 H2O। ये एक जनरल इक्वेशन बन जाती है। ये बहुत ही अच्छा सवाल आता है, वहां पर ये जनरल इक्वेशन यूज होती है। जो नॉर्मल सवाल होते हैं, जो जनरली अब तक नीट में आते रहे, उनमें इक्वेशन यूज नहीं होती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, पेपर थोड़ा सा बदलने लग गया है, पेपर का जो बिहेवियर है वो थोड़ा चेंज हुआ है, तो हम बेटा हर चीज पढ़ेंगे, चाहे वो कितनी भी डिटेल्ड हो। जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस आप पढ़ते चलिए। ठीक है ना? इस करेंगे, पहले हम सरल सवाल करेंगे। हाँ, तो अब मुझे आपको ये बताना है कि एवोगैड्रो लॉ को हम यूज कैसे करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि we can use volume, we can use volume in the place of mole for calculation purposes if temperature and pressure are constant। इस बात का हम यूज करेंगे। पहले आप ये क्वेश्चन लिखो भाई, ये क्वेश्चन लिखो, फिर मैं सवाल कराता हूँ 3 4, और समझाता हूँ आपको कि कैसे एवोगैड्रो लॉ का यूज होगा, कैसे इस कंबशन रिएक्शन का यूज होगा। ठीक,
क्लियर हुई बात? चलिए, अब हम सवालों के थ्रू समझते हैं कि कैसे यूज करना है इन दोनों बातों को एक साथ, इन दोनों बातों को एक साथ कैसे यूज करना है। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दूं, लिखिए सवाल, द वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड, द वॉल्यूम ऑफ O2 required for the volume of O2 required for the complete combustion, for the complete for the complete combustion of 10 liter of butane, 10 liter of butane, 10 liter of butane। ठीक है, चलिए पहले मैं सवाल करूंगा, उसके बाद फिर अगले सवाल आप करेंगे और फिर हम लोग आंसर वेरीफाई करेंगे। कंप्लीट कंबशन ऑफ 10 लीटर ऑफ ब्यूटेन, ब्यूटेन मतलब एल्केन, मतलब 4 कार्बन। आपको पता है कि एल्केन का फॉर्मूला क्या होता था, CnH2n+2। तो ब्यूटेन क्या हो जाएगा आपका, C4H10। मैंने लिखवाया भी था, ये देखिए, ये यहाँ है, इधर ये रहा ब्यूटेन, C4H10, इधर देखो ये ब्यूटेन है, ठीक है, C4H10। तो भाई पहले हम इसकी इक्वेशन बना लें। इक्वेशन इसकी याद नहीं करनी होती, बस समझ के बन जाएगी कि ऑक्सीजन में बंद कराओगे आप तो 4 कार्बन है तो 4 CO2, 10 हाइड्रोजन है तो 5 H2O। अब जरा देखो कि प्रोडक्ट साइड में कितने ऑक्सीजन है, 8 5 13, तो 13 का आधा 13/2, ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई। ठीक है, अब वो कह रहा है कि O2 का वॉल्यूम बताओ अगर कंप्लीट कंबशन कराना हो किसका, 10 लीटर ऑफ ब्यूटेन का, किसका, 10 लीटर ऑफ ब्यूटेन। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखो, अभी तक हमने क्या सीखा, अभी तक हमने क्या सीखा था। अगर इस बैलेंस रिएक्शन को आप ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि C4H10 यानी ब्यूटेन और ऑक्सीजन में 1:13/2 का रेशियो है, 1:13/2 का। क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ, 1:13/2 का। इसको आप 2:13 भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं अभी इसको 1:13/2 बोल रहा हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यानी आप देखें तो C4H10 और O2 में कितने का रेशियो है, 1:13/2 का सिंपल सा मतलब है कि अगर 1 मोल ब्यूटेन होगा तो 13/2 मोल क्या होगा, O2 होगा, है ना। अगर 2 मोल ब्यूटेन होगा तो 13/2 इंटू 2 मोल O2 होगा। अगर 10 मोल ब्यूटेन होगा तो 10 इंटू 13/2 मोल O2 होगा। हम मोल के रेफरेंस से बात करते थे, लेकिन एवोगैड्रो साहब क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, जो कि कंबशन रिएक्शन में हम मानते हैं, तो आप मोल को जिस तरह से यूज करते हैं, मोल की जगह वॉल्यूम की कैलकुलेशन भी वैसे ही कर सकते हैं। तो मैं इस रिएक्शन को ऐसे भी बोल सकता हूं, अब तक तो मैं ये मोल रेशियो बोलता था, हम क्या, हम सभी बोलते थे मोल रेशियो। अब मैं कह रहा हूं बिकॉज टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, तो ये वॉल्यूम रेशियो भी बन जाएगा, वॉल्यूम रेशियो भी बन जाएगा। ठीक है ना। तो आप बिल्कुल जिस तरह से मोल में फील करते थे ना, वैसे ही वॉल्यूम में फील कर लो इसको। क्या मतलब हुआ इस बात का, इस बात का मतलब हुआ कि अभी तक तो हम ये बोलते थे कि 1 मोल ब्यूटेन रिएक्ट करेगी 13/2 मोल ऑक्सीजन से। अब मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि 1 लीटर ब्यूटेन, समझो बात को, मैं कैसे बोल सकता हूँ कि 1 लीटर ब्यूटेन रिएक्ट करेगी 13/2 लीटर O2 से। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल सेम। यानी जैसे हम मोल में हम कैल्कुलेशन करते थे, वैसे हम वॉल्यूम में कर सकते हैं, बस बशर्ते टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट हो तो। यही मैंने ये लिखवाया था यहाँ पर, इधर देखो, वी कैन यूज वॉल्यूम इन द प्लेस ऑफ मोल फॉर द कैलकुलेशन पर्पजेस। समझ में आया बेटा? बस आपको अपने दिमाग को आपको बताना है कि कंबशन रिएक्शन है, रिएक्शन कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे हम कर रहे हैं, तो बस जो फीलिंग मोल के लिए थी वही फीलिंग सेम टू सेम वॉल्यूम के लिए हो जाएगी, कुछ नहीं है। 1 लीटर ब्यूटेन के लिए 13/2 लीटर O2 चाहिए। कितने लीटर ब्यूटेन है आपके पास, 10 लीटर ब्यूटेन है। तो यार सिंपल सी बात है, 10 लीटर ब्यूटेन के लिए 13/2 इंटू 10 लीटर O2 चाहिए, हाँ या ना। काटेंगे, 5 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 65 लीटर आंसर, है ना। आपको लग रहा है अरे ये तो क्या ही था, कुछ नहीं था, बस कुछ नहीं था,
एवोगैड्रो लॉ में यूज कर दिया, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक, आंसर आ जाएगा 65 लीटर। कॉपी करें जल्दी से इसको। कॉपी कर लिया बेटा, चलो अगला सवाल करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द वॉल्यूम ऑफ O2 required, volume of O2 required to the volume of O2 required to नहीं, for complete combustion, for complete combustion of the volume of O2 required for complete combustion of आप ये कह सकते हैं complete combustion of चलो 3 लीटर प्रोपेन, 3 लीटर प्रोपेन करिए तो जरा, 3 लीटर प्रोपेन। ठीक, आई होप आपने कर लिया होगा बेटा। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ इसको। प्रोपेन है तो प्रोपेन का मतलब क्या हुआ, C3H8 हो गया। यहाँ पर ऑक्सीजन से रेड कराऊंगा, 3 CO2 बनेगा और 4 पानी। ठीक है ना। अब यहाँ हो गया 6 4 10, तो यहाँ पर 5 O2 कर दो। ठीक, वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड। अब आपको पता है कंबशन रिएक्शन है, एवोगाड्रो लॉ में लगाऊंगा। जब एवोगाड्रो लॉ में लगाऊंगा तो मैं कहूंगा कि भाई 1 लीटर C3H8 को कंप्लीटली बर्न करना है तो 5 लीटर O2 चाहिए होगा। तो रेशियो क्या है, रेशियो जो है वो C3H8:O2 का 1:5 है। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कितना रेशियो, 1:5 है। तो 1 लीटर C3H8 के लिए 5 लीटर O2 चाहिए, है ना। आपके पास कितना है, 3 लीटर प्रोपेन है, तो 3 लीटर C3H8 के लिए 15 लीटर O2 चाहिए। क्या चाहिए, 15 लीटर O2 चाहिए। 1 लीटर के लिए 5 लीटर, तो 3 लीटर के लिए 15 लीटर O2 चाहिए। अब जैसे कोई आपसे पूछे चलो कि ये तो चलो O2 निकाल लिया, बताओ कितने लीटर CO2 बनेगा। अरे यार कितने लीटर CO2 बनेगा। अब CO2 निकालना है तो CO2 के लिए आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि 1 लीटर C3H8 से 3 लीटर CO2 बनेगा कि नहीं बनेगा। तो 3 लीटर C3H8 से आपका 9 लीटर CO2 बन जाएगा। तो 9 लीटर CO2 आंसर आ गया। ठीक है ना, कुछ भी निकाल सकते हैं बिल्कुल, ये मोल की तरह ही है। बस बस वॉल्यूम को यहाँ पर मोल की तरह ट्रीट कराना है, हो गई खत्म बात। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हम्म
क्लियर बात? यानी अगर 3 लीटर होगा तो O2 15 लीटर चाहिए रहेगा और CO2 9 लीटर बनेगा। ठीक है, चलो। ये बहुत ही आसान सवाल आते हैं बेटा, जिन्होंने, अगर आपने प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन कर ली है, जो मैंने आपको सवाल भी इतने सारे कराए थे क्लासरूम में, और आपको मैं असाइनमेंट भी दे चुका हूँ, असाइनमेंट 2 उसमें भी आप कर रहे होंगे, उनके आगे कुछ नहीं है। ये बच्चे वाली चीजें उनके आगे। अब देखो एक बढ़िया सवाल इसमें करते हैं। ऐसे सवाल वैसे कम ही आए हैं नीट में, जेई में सवाल ऐसे ज्यादा आते रहते हैं, लेकिन मैंने कहा ना कोई भरोसा नहीं रहा है भैया, है ना, तो इसलिए अपनी तैयारी हम फुल फ्लैश करेंगे। उनसे कह देते हैं भैया तुम्हें जैसा पेपर बनाना हो बना लो, हमारी तैयारी फुल फ्लैश है। ठीक है, चलो एक अच्छा सवाल करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर पहले सवाल लिखिए, 30 ml ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन, 30 ml ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन, कोई हाइड्रोकार्बन है, 30 ml है। क्या कह रहा है ये? रिक्वायर्स 90 ml ऑफ O2 फॉर कंप्लीट combustion. 30 ml of gaseous hydrocarbon requires 90 ml of oxygen for complete combustion, and 60 ml of CO2 is formed in this process, and 60 ml of CO2 is formed in this process. ठीक है ना? फुल स्टॉप तो क्या बताना है? The molecular formula of hydrocarbons. ठीक, पढ़ लो एक बार सवाल को, फिर मैं बताता हूँ। ठीक, अब आओ बेटा। 30 ml ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन, कोई हाइड्रोकार्बन था, उसका कंप्लीट कंबशन कराना था, या हमने कंप्लीट कंबशन कराया, तो 90 ml ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। और कंप्लीट कंबशन के बाद बनता क्या है बेटा? CO2 और वाटर बनता है, तो 60 ml CO2 बना और कुछ वाटर बना। वाटर के बारे में उन्होंने कोई जानकारी हमें नहीं दी है। तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन जानना चाहते हैं, मतलब क्या हाइड्रोकार्बन क्या है? एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन, अगर एल्केन भी है तो कौन सा है? मीथेन है, ईथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है। एल्कीन है तो इथीन है, प्रोपीन है, ब्यूटीन है, पेंटीन है। एल्काइन है तो क्या, मतलब वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जानना चाहते हैं कि हाइड्रोकार्बन कौन सा होगा। तो भाई जरा देखो ध्यान से, अब बेटा इसमें वो वाली बात आएगी। अब हम इसकी थोड़ा सा क्या करेंगे, वो बड़ी वाली रिएक्शन लिखेंगे। देखो मैं इसको यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, अगला सवाल मैं आपसे कराऊंगा, टेंशन मत लो। मान लो कि C6H5, सी मतलब CXHY हमारा क्या है? हाइड्रोकार्बन है। और हमें पता है कि जब, अच्छा, हो सकता है कि आपको ये रिएक्शन ना याद रहे, तो कोई बात नहीं, मैं आपको रिएक्शन बनाना फिर सिखा देता हूँ। कि हम यहाँ पर इसमें ऑक्सीजन डालेंगे, उसके बाद XCO2 बन जाएगा, और साथ में Y/2 क्या बन जाएगा? वाटर। और जितना ये यहाँ पर जो ऑक्सीजन आता है उसका आधा हम जोड़ते हैं रिएक्टेंट में, तो ये 2x प्लस Y/2 आएगा। तो 2x प्लस Y/2 का आधा क्या हो गया? x प्लस Y/4। ये इक्वेशन मैं लिख चुका हूँ यहाँ पर, ये रही, ये जो लिखी थी, देखो कितना मैंने ये बनाया है, क्लाउड, क्लाउड के अंदर बनकर रखी है इक्वेशन, है ना, ये इक्वेशन मैंने यहाँ लिखी है। अब वो कैसे यूज करेंगे, इसको यूज कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिए। ठीक, अब आपको भी पता है, अब जरा ध्यान से यहाँ देखो कि इस हाइड्रोकार्बन, ठीक है, और इस ऑक्सीजन के बीच में क्या रेशियो है, जरा देखना ध्यान से। हाइड्रोकार्बन जो है हमारा CXHY, और ऑक्सीजन के बीच में क्या रेशियो है? 1:2
2x+y/4 का रेशियो है। क्या ये बात मैं सही बोल रहा हूँ? अरे हाँ या ना? इसका मतलब है जितना भी आप CxHy लोगे उसका x+y/4 टाइम्स क्या होगा? O2 होगा। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है। और आप यहाँ देखें ध्यान से कि CxHy और CO2 में जो रेशियो 1:x का है। ठीक है। अब देखो मैं इसको बहुत आसान तरीके से आपको बताऊँ, थोड़ा मैथ लगाना पड़ेगा। अब बस मैथ ही और कुछ नहीं है। आपको पता है कि 30 ml गैसियस हाइड्रोकार्बन को हम बर्न कर रहे हैं कंप्लीटली, तो 60 ml ऑफ CO2 बन रही है। 60 ml ऑफ CO2। ओके, ठीक है भाई, तेरा देखना था ध्यान से, इधर देखो। यानी अगर मैं 30 ml यहाँ कर रहा हूं, मैं 30 ml हाइड्रोकार्बन को बर्न करता हूं, तो 60 ml क्या बनती है? CO2। तो 1 ml को बर्न करूंगा तो क्या बनेगी? 2 ml CO2। हाँ या ना? 1 ml। या फिर मैं इसको ऐसे ले लूं कि 1 लीटर हाइड्रोकार्बन को बंद करूंगा तो क्या बनेगी? 2 लीटर CO2। अरे वही प्रोपोर्शन बढ़ जाएगा। अरे हाँ या ना? यानी इसके एक से इसके दो बनेंगे। यानी आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कि ये 1:x है, तो x की वैल्यू यहाँ क्या आ गई? x की वैल्यू 2 आ गई। ओहो सर, आपने ये क्या कह दिया? ये तो आपने बहुत ज्यादा मैथ कर दिया। इतना मैथ, इतना मैथ। मैं रुक रहा हूँ, मैं 1 मिनट का पॉज ले रहा हूँ। देखो स्क्रीन पर क्या है, समझो जरा इस बात को। केवल मैथ है, केमिस्ट्री इसमें है ही नहीं। मोल कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट डूइंग मैथ। और ये आखिरी मैथ है बस, खत्म है मोल कॉन्सेप्ट अब। पर ये सवाल कराने जरूरी है बेटा। मैं कोई भी एस्पेक्ट अनटच्ड नहीं रहने देना चाहता। मैं चाहता हूं कि हर सवाल का आइडिया आपको हो। पेपर कितना भी टफ बन जाए, जो मेरा स्टूडेंट है उसे हर सवाल का आइडिया है। अब वो टाइम गया जो हम कह देते थे अरे नहीं इतने मुश्किल सवाल नीट में नहीं आएंगे, आसान आसान करो। नहीं भाई, अब कुछ भी आ सकता है। एक बार देख लो, मैं चुपचाप बैठा हूँ, एक बार 50 सेकंड के अंदर देखो मैंने क्या किया। मैं दोबारा समझाऊंगा इसको। हाँ देखो, समझा होगा आपने, मैं दोबारा समझाता हूँ। अभी आप ऑक्सीजन के साथ रिलेशन छोड़ो, अभी आप रिलेशन बनाओ CO2 के साथ। आपको पता है कि 1 मोल हाइड्रोकार्बन होगा तो x मोल CO2 बनेगी, है ना? रिएक्शन को देख के ही पता चल रहा है ना, 1 मोल हाइड्रोकार्बन से x मोल CO2 बनेगी। या 1 लीटर हाइड्रोकार्बन से x लीटर CO2 बनेगी। या फिर 1 ml हाइड्रोकार्बन से x ml CO2 बनेगा। बात एक ही है भाई। ठीक है? 1 लीटर से x लीटर है तो 1 ml से x ml होगा। ये तो सिंपल सी बात है। और क्योंकि एवोगाड्रो लॉ इसमें लगेगा तो मैं मोल को मोल की जगह मैंने वॉल्यूम ले लिया है। ठीक है ना? ठीक है। तो अभी सवाल में दिया हुआ है, सवाल में क्या दिया हुआ है कि 30 ml हाइड्रोकार्बन लेंगे तो 60 ml CO2 बनती है। तो 1 ml में कितनी बनेगी? 2 ml। अब आपको लीटर में आता है, लीटर में देख लो, 1 लीटर में कितना बनेगा? 2 लीटर। यानी इसमें 1:2 का रेशियो हो गया कि नहीं हो गया? तो 1:2 का रेशियो हो गया। तो 1:x का होता है, तो x क्या हो गया? 2। तभी तो 1:2 का रेशियो होगा। यानी x क्या आ गया? 2। यानी हमारे पास आधा फॉर्मूला आ गया। यानी ये हाइड्रोकार्बन क्या होगा? C2H। अब वाई और निकालना है। अब वाई और निकालना है। ठीक है, मैं यही करूंगा, पूरा सवाल मैं यही करूंगा, थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा। वो सवाल पूरा समझ में आना चाहिए, एक साथ आपको दिखेगा तो आपको समझ में आएगा। अब देखो भैया, अब CO2 का तो काम हो गया, लेकिन अभी किसका काम बचा है? O2 और हाइड्रोकार्बन का। अब देखो, या फिर समझो बात को जरा ध्यान से, ध्यान समझना बेटा, इधर देखो जरा। ठीक, 30 ml हाइड्रोकार्बन अगर बर्न करना है तो उसके लिए 90 ml O2 की जरूरत पड़ती है।
तो 1 ml हाइड्रोकार्बन के लिए 3 ml O2 जरूरत पड़ेगी। अरे हाँ या ना। और हाइड्रोकार्बन और O2 का रेशियो क्या है, 1:x+y/4। यानी यहां से साफ साफ नजर आता है कि x+y/4 की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अरे हाँ या ना। क्योंकि जब इसका 1 ml लोगे तो उसका x+y/4 ml आएगा। ठीक है ना। और सवाल में क्या कह रहा है कि 1 ml में 3 ml आता है, तो x+y/4 की वैल्यू कितनी आ गई, 3। और यहाँ पर आपको पता है कि x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 2। तो जब x की वैल्यू यहाँ पर 2 आ चुकी है तो y/4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। यानी y की वैल्यू आ गई 4। तो फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला आपका बन गया C2H4। C2H4 फॉर्मूला बन गया। यानी ये क्या था, ये था इथीन, ये एल्कीन था। समझ में आया कि नहीं आया, देखो एक बार मैं फिर समझाता हूँ, O2 वाला केस फिर समझाऊंगा। पहले धैर्य पूर्वक देखो, पहले पेशेंस के साथ देखो इसको पहले। देखा आपने भाई, जैसे हाइड्रोकार्बन से CO2 का रिलेशन स्टैब्लिश किया था, वैसे ही हाइड्रोकार्बन से O2 का रिलेशन स्टैब्लिश कर लिया है। रिएक्शन देख के पता चलता है कि हाइड्रोकार्बन और O2 में 1:x+y/4 का रिलेशन होगा। 1:x+y/4, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर 1 ml हाइड्रोकार्बन में लूंगा तो मुझे x+y/4 ml O2 की जरूरत पड़ेगी। x+y/4 ml O2 की आवश्यकता पड़ेगी। सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है कि 30 ml हाइड्रोकार्बन लोगे तो 90 ml की जरूरत पड़ेगी। तो 30 ml के लिए 90 ml, 30 ml के लिए 90 ml, तो 1 ml के लिए 3 ml। और यहाँ क्या कहता है कि 1 ml के लिए x+y/4 ml। तो ऑब्वियस सी बात है, x/y/4 क्या हो गया, 3। बस x की वैल्यू पुट कर दी, y की वैल्यू आ गई, फॉर्मूला फॉर्मूला लगा दिया, मतलब फॉर्मूले में पुट कर दिया, CxHy था ना तो C2H4 हो गया। देखो देखो, अरे सिंपल मैथ है यार। केमिस्ट्री तो है ही नहीं, केमिस्ट्री तो मूल कॉन्सेप्ट में होती ही नहीं, बस मैथ ही मैथ रहता है। मैथ आप लोगों का वैसे ही बहुत जबरदस्त है। अरे पॉजिटिव सेंस में बोल रहा हूँ भाई, मजाक में मत लेना। जबरदस्त मतलब काफी स्ट्रॉन्ग है मैथ आपका। चलो नोट करो सवाल को, इसी से मिलता जुलता एक सवाल मैं और देता हूँ, उसको आप करें और फिर इस टॉपिक को खत्म करके अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने क्वेश्चन कॉपी कर लिया होगा। अगला सवाल प्रैक्टिस पर्पस के लिए आपको दे रहा हूं, अभी आप तुरंत करके इसका आंसर क्रॉस चेक करेंगे। चलिए देखते हैं। 10 ml ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन, 10 ml ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन ऑन combustion, on combustion gives 40 ml of CO2 gas एंड 50 ml ऑफ वाटर। अब यहाँ पर वाटर भी दे दिया भाई। 10 ml of gaseous hydrocarbon on combustion gives 40 ml of CO2 gas and 50 ml of water. What is the molecular formula? What is the
व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन? ट्राई करो, चलो जल्दी से। 10 ml of gaseous hydrocarbon on combustion gives 40 ml of CO2 gas and 50 ml of water. What is the molecular formula of hydrocarbon? ले ट्राई करो, और जिसने ये क्वेश्चन नहीं कॉपी किया तो वो यहाँ कर ले, अगर मान लो बाई चांस किसी का छूट गया हो तो कर लो। और इस क्वेश्चन को कॉपी करने के बाद तो सवाल अभी दिया, ट्राई करिए। चलिए, आई होप सॉल्व कर लिया होगा, जिसने करना जिसको आ गया वो आ गया होगा, नहीं आया है कोई बात नहीं। यहाँ देखिए, फिर से वही क्वेश्चन लिखेंगे हम। जब भी आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने को आ जाए, समझ जाओ वो बड़ी वाली इक्वेशन का यूज होगा ही होगा। x प्लस वाई बाई 4 O2 गिव्स XO2 प्लस वाई बाई 2 H2O। ठीक है, अब देखो फिर वही बात करते हैं। ये सवाल तो थोड़ा आसान है, ये सवाल पिछले वाले से आसान है। अब आप देखो कि इसमें इस रिएक्शन को देख के पता चल रहा है कि CX और HY और CO2 के बीच में 1:X का रेशियो रहेगा, 1:X का। ठीक है, तो आओ जरा देखते हैं। 1:X का मतलब यहाँ से ये क्या पता चलता है कि अगर आपने 1 ml CXHY लिया तो उससे कितना CO2 मिलेगा? X ml CO2 मिलेगा। ये X है, एक्स का डिजाइनर लिख गया था, मैं इसे ठीक कर देता हूँ। X ml क्या मिलेगा? CO2। ये यहाँ से पता चल रहा है, ठीक है ना। अब आओ क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कहता है? एज पर क्वेश्चन, एज पर एज पर क्वेश्चन एज पर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये कहता है कि अगर मैं 10 ml हाइड्रोकार्बन लेता हूं तो मुझे 40 CO2 मिलता है। तो 1 ml हाइड्रोकार्बन पर क्या मिलेगा? 4 ml CO2। तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। क्योंकि 1 ml पे x ml मिलता है ना, और यहाँ 4 मिल रहा है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई x की वैल्यू। बहुत बढ़िया। अब देखो फिर से समझो, यहाँ पर समझ जरा ध्यान से। क्वेश्चन वो इक्वेशन क्या कहती है कि अगर आपने 1 ml CXHY लिया है तो आपको Y/2 ml H2O मिलेगा। ठीक है, और क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि 50 ml वाटर मिलेगा अगर 10 ml हाइड्रोकार्बन लिया है। तो आ जाओ देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपने 10 ml हाइड्रोकार्बन लिया है, 50 ml वाटर मिलेगा। यानी 1 ml हाइड्रोकार्बन लिया है तो 5 ml वाटर मिलेगा। 5 ml वाटर, 5 ml वाटर, यानी ये Y/2 हो गया। तो Y/2 कितना हो गया? 5। यानी यहाँ से Y की वैल्यू कितनी आ गई? 10। ये तो आसान सवाल था, पिछले वाले से आसान था ये। तो आपके पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा? C4H10। क्या बोलते हैं इसे? ब्यूटेन। ये ब्यूटेन हो गया, ये एल्केन है। ठीक है, चलो बेटा कॉपी करो उसको।
चलिए बेटा, आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मोल कॉन्सेप्ट का जो पार्ट नीट और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मतलब कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सारा खत्म हो चुका है, सारा खत्म हो चुका है। ठीक, अब दो बातें बची हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला। वो जनरली कंपटीशन में नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपके स्कूल एग्जाम वगैरह होते हैं तो उसमें पूछ लेते हैं, तो वो मैं आपको भी बता देता हूँ। और मैंने आपको कल भी बताया था, कुछ लॉज वगैरह होते हैं ना, कंजर्वेशन, मास कंजर्वेशन, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन के लॉ होते हैं, जो कि लॉ कभी नहीं पूछे जाते हैं। तो मैंने बोला था उनके लिए मैं आपको नोट्स दूंगा। तो ठीक है, जैसे ही आपका, जब हम क्लास हमारी ऑफलाइन शुरू हो जाएगी, आई थिंक एक दो दिन में शुरू हो जाएगी, बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी, तो वहां पर आपको नोट्स बढ़ जाएंगे और उस नोट्स में ही मैं आपको समझा दूंगा। और वहीं पर जगह होगी, अगर आपको कुछ लिखना है तो नोट्स में आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो दो बातें बची हैं, और ये दोनों बातें ही जो है वो कंपटीशन में नहीं पूछी जाती, नहीं पूछी जाती, मतलब नहीं पूछी जाती है। ठीक है ना। इंपेरिकल मॉडल ऑफ फॉर्मूला तो चलो बाई चांस कभी पूछ भी ले, उन लॉज से सवाल कभी नहीं आता है, मतलब आज तक तो नहीं आया है और ना ही आएगा, क्योंकि बहुत ही वो लॉज जो है, आप देखो पूरा मोल कौन सा खत्म हो गया, कहीं हमने कोई लॉ वो यूज किया है? कोई लॉ हम यूज नहीं करते, वो कहीं यूज ही नहीं है उनका। ठीक है ना। चलिए ठीक है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो उनके मैं आपको हैंड रिटन नोट्स दूंगा, मतलब प्रिंटेड नोट्स दूंगा। तो नोट्स में वो सारे चार पांच लॉ लिखे होंगे, उनके एग्जाम्पल्स होंगे, वो लॉ मैं आपको समझाऊंगा, उनके एग्जाम्पल समझाऊंगा। वहीं पर सवाल भी होगा उसका, वो प्रिंटेड फॉर्म में होगा, तो आपको उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो भी कुछ एक्स्ट्रा बात आपको लगता है कि मुझे लिखनी है, तो आप वहीं लिख लेना, लीस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो। ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट में जो हमने एटम्स, मॉलिक्यूल, एटम्स इन द मॉलिक्यूल, और फिर वॉल्यूम कॉन्सेप्ट, और फिर कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स, और फिर डाइल्यूशन किया था, और हमने मिक्सिंग ऑफ सोल्यूशन किया था, एसिड बेस न्यूट्राइशन किया, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन किया, परसेंटेज प्योरिटी किया, एवोगैड्रो लॉ किया, कंबशन किया। ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, हर साल सवाल इससे आते हैं, इस साल भी आया था। तो यहाँ तक जो मैं आज यहाँ तक जो है ना, एवोगैड्रो लॉ तक, ये आप बहुत बढ़िया से आपको तैयार करना है। सवाल कंपटीशन में, नीट में आएगा ही आएगा, और जेई में भी सवाल इसके आते हैं। ठीक है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बताया कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन ठीक है, सिलेबस का पार्ट है, तुम समझ लेते हैं। तो अगला टॉपिक जो हमारा है वो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड इंपेरिकल फॉर्मूला। तो हेडिंग डालेंगे हम लोग, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड इंपेरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड इंपेरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड इंपेरिकल क्या होता है समझाता हूँ। अभी देखो, अभी आपने सवाल में कुछ देखा, यहाँ लिखा हुआ था, देखो क्या, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन, आया था नहीं आया था? यहाँ पर देखो आया था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही है, जो फॉर्मूला है जो आप देख रहे थे। आइए इसको और समझते हैं, डिटेल में समझते हैं। ठीक है। जैसे मान लो, मैं आपके सामने एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, मैंने आपके सामने फॉर्मूला लिखा, C2H4O2, C2H4O2। क्या इस फॉर्मूले से आप गैस कर पाएंगे ये कौन सा कंपाउंड है? C2H4O2, क्या आप गैस कर पा रहे हैं ये कौन सा कंपाउंड है? शायद नहीं कर पाएंगे आप ये गैस। ठीक है ना, बहुत ही रेयर कोई इंसान गैस कर पाए, तो गैस कर पाए जबकि आपने केमिस्ट्री स्टार्ट की है अभी, है ना, पहला चैप्टर ही चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि कोई गैस कर पाएगा कि ये कौन सा कंपाउंड है। लेकिन अगर इसी फॉर्मूले को, इसके एटम्स को थोड़ा सा रीअरेंज करके मैं लिख दूं, तो शायद आप गैस कर पाए। कैसे? मैं इसको ऐसे लिख लेना चाहता हूँ, CH3COOH। देखो, ऊपर वाले फॉर्मूले में दो कार्बन थे, तो नीचे भी दो कार्बन है, पर उन कार्बन को मैंने सेपरेट करके लिख लिया है। ऊपर चार हाइड्रोजन है, चारों कंबाइंड लिखा था, यहाँ पर मैंने तीन एक साथ लिखे हैं और एक अलग लिखा है। और ऊपर O2 लिखा हुआ था, O दो थे, तो मैंने दो O अलग अलग कर लिए। अब आपको समझ में आ जाओगे कि भाई ये एसिटिक एसिड है। ये काफी लोग पहचान गए होंगे, ये क्या है? एसिटिक एसिड, CH3COOH, जो विनेगर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? विनेगर में। क्या बोलते हैं इसको? एसिटिक एसिड। काफी लोग पहचान गए होंगे कि हाँ, अब ये समझ में आ रहा है। कुछ नहीं किया मैंने, मैंने ऊपर वाले फॉर्मूले को रीअरेंज करके लिख दिया है बस। ऊपर वाला फॉर्मूला एक साथ लिखा था, कार्बन एक साथ। अब देखो, आप एसिटिक एसिड में अगर ध्यान से देखो, तो यहाँ कितने कार्बन है? दो कार्बन है, तो दोनों कार्बन मैंने एक साथ लिख दिया ऊपर। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? तीन और एक चार, चार हाइड्रोजन मैंने ऐसे लिख दिए। यहाँ पर दो ऑक्सीजन है, तो मैंने दो ऑक्सीजन ऐसे लिख दिए। ठीक है ना।
तो जैसे इस फॉर्मूले को थोड़ा सा अरेंज करके लिख दिया, आपके दिमाग की बत्ती तुरंत जल गई, आपने तुरंत पहचान लिया, अरे ये तो एसिटिक एसिड है। लेकिन जब इस फॉर्मूले को मैंने क्लब करके लिखा था, कंडेंस्ड फॉर्म में लिखा था, तब आप नहीं पहचान पा रहे थे, ठीक है ना। तो ध्यान समझना, जो ऊपर वाली बात है इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को ऐसा अरेंज करके लिख दो कि उससे स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो ये जो लिखा हुआ है नीचे, ये क्या है? ये है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इस फॉर्मूले की मदद से ना हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। स्ट्रक्चर मतलब ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाएगा, लेकिन हाँ, जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में काफी मदद करता है। अब जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में तो बस ये दिख रहा है, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूले को देखो तो आपको दिख रहा होगा कि भाई एक कार्बन है, ये पहला वाला कार्बन है। अब आपको पता होना चाहिए कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, या तो आपको पता ही होगा, और नहीं पता है तो फिर केमिकल बॉन्डिंग का इंतजार कीजिए। लेकिन इतनी बात तो यार 9th 10th में आदमी पढ़ ही लेता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना। तो आपको यहाँ से इस फॉर्मूले को देखकर ये एहसास होगा कि भाई कार्बन क्योंकि बनाता है 4 बॉन्ड, तो 3 हाइड्रोजन तो ऐसे जुड़े होंगे इस कार्बन से, है ना। और फिर एक कार्बन होगा, और एक ओ होगा, एक एच होगा। अब एक ओ बचा, तो ओ क्या बनाता है? 2 बॉन्ड बनाता है, तो ये आ गया। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में मदद मिली, थोड़ी सी तो मदद मिली ना। हाँ। तो जिस फॉर्मूले से स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में मदद मिलती है उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और जब इन सारे एटम्स को एक साथ लिख लो, जैसे कार्बन इकट्ठे करके एक साथ, हाइड्रोजन इकट्ठे करके एक साथ, ऑक्सीजन इकट्ठा करके एक साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है। तो क्या आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्ट्रक्चर फॉर्मूला में अंतर समझ में आया? ठीक है ना। याद रखना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्ट्रक्चर फॉर्मूला केवल अरेंजमेंट का अंतर है, एटम्स उतने ही रहेंगे। टोटल एटम्स अगर आप देखें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कितने हैं? C2H4O2, 4 और 2 6 2 8, और नीचे भी 8 ही हैं। कार्बन 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 बस उनको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दिया है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक। सबसे काम का हमारा क्या है? स्ट्रक्चर फॉर्मूला सबसे काम का होता है, क्योंकि उससे हम स्ट्रक्चर गैस कर पाते हैं। ठीक है ना। चलो, अब ऐसे ही जरा ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो कि आपको एक चीज समझ में आएगी। ठीक है, क्या चीज समझ में आएगी? समझ में ये आएगी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:4:2 के रेशियो में है। ठीक है। अगर मैं इसको सिंपलेस्ट होल रेशियो में लिख दूं, कैसे? मतलब जैसे अगर आप यहाँ देखें, मैं फिर से लिख रहा हूँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ध्यान से देखें। यहाँ लिखता हूँ, जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C2H4O2। यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है? 2:4:2। अगर मैं इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करूँ तो कितना हो जाएगा? 1:2:1। और फिर मैं इससे अगर बनाऊं तो ये बना CH2O। तो ये जो CH2O बना, इसको हम बोलते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है। सिंपलेस्ट होल रेशियो, सिंपलेस्ट होल रेशियो जो बना उसको बोलते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। तो आप समझिए जरा बात को। C2H4O2, सुनो मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ। C2H4O2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसी को रीअरेंज कर दिया, CH3COOH स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और इसको सिंपलेस्ट रेशियो में लिख दिया CH2O, तो इंपेरिकल फॉर्मूला। अब देखो, अगर मैं CH2O लिखता तो आपको कुछ नहीं पता चलता क्या है ये। तो इंपेरिकल फॉर्मूला का बहुत ज्यादा कोई यूटिलाइजेशन है नहीं, मतलब लर्निंग प्रोसेस में तो कुछ नहीं है। ठीक है, इसका यूटिलाइजेशन है, पर वो जिस लेवल पर यूटिलाइजेशन है, वो लेवल हमारे सिलेबस और हमारे स्कोप के बियॉन्ड है। ठीक है। तो जितना हमारा स्कोप है, जितना हमें +1 +2 की केमिस्ट्री पढ़नी है, नीट की और IIT की, उसमें इंपेरिकल फॉर्मूला को यूज नहीं है। इंपेरिकल फॉर्मूला हमें कुछ बताता ही नहीं। CH2O है, क्या करूं मैं इसका? कुछ नहीं पता चल रहा। CH2O है। हाँ, इंपेरिकल फॉर्मूले से मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में पहुंचोगे तो भले ही इसको ऊपर रीअरेंज करके आप स्ट्रक्चर तक पहुंच जाओ, लेकिन इंपेरिकल फॉर्मूला नहीं बताता ना कुछ भी। ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का सिंपलेस्ट रेशियो, मतलब सिंपलेस्ट जो रेशियो होगा, उसमें अगर कोई फॉर्मूला लिखोगे तो क्या कहलाता है? इंपेरिकल फॉर्मूला कहलाता है। ठीक। ठीक है। अब नोट करो जल्दी इसको जरा, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इधर देखो,
अब यहाँ एक चीज देखो, ध्यान रखना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n टाइम्स इंपेरिकल फॉर्मूला। n क्या एक नंबर है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n टाइम्स इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज n टाइम्स इज इक्वल टू n टाइम्स इंपेरिकल फॉर्मूला। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो यहाँ पर n क्या होता है बताता हूँ, लेकिन अभी जो ऊपर वाला केस है उसमें देखो n क्या है, उसमें n है 2, है ना भाई। इंपेरिकल फॉर्मूला ऊपर देखो, जो मैंने एग्जांपल लिया एसिटिक एसिड का, उसमें इंपेरिकल फॉर्मूला एसिटिक एसिड का क्या आ रहा है, CH2O, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, C2H4O2, और C2H4O2 क्या बन जाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ऊपर वाले केस में, यानी ये जो केस है, ये वाला जो केस लिया है मैंने एसिटिक एसिड वाला, यहाँ पर आपको साफ दिख रहा है कि N2 है, लेकिन ये तो मैं पता था कि ये इंपेरिकल फॉर्मूला एसिटिक एसिड का है, तो मैं पता चल रहा है N2 है, लेकिन जनरली हम कैसे पता करेंगे? तो याद रखना N क्या होता है, N इज इक्वल टू होता है, मैं लिख रहा हूं, N इज इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक, जैसे हम अपने ऊपर वाले एग्जांपल का केस ले लें, तो जरा ऊपर जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है एसिटिक एसिड का, जरा मास निकालो कितना आएगा, कैसे मास आएगा, मॉलिक्यूलर मास निकाल लो। कार्बन 2 है, कार्बन 2 है ना, तो 24, और हाइड्रोजन 4 है तो 28, और ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो 32, 28 और 32 कितना हो गया, 60। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास क्या हो गया, 60। ऐसे इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकालो जरा, कितना आएगा, कार्बन है 12, मतलब कार्बन का हो गया 12, 12 और 2 14, 14 और 16 कितना आ गया, 30। तो 60 क्या हो गया, ये 60 जो आपका है ये क्या हो गया, ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास हो गया। और 30 जो है वो क्या हो गया आपका बेटा, 30 आपका इंपेरिकल फॉर्मूला मास हो गया। ठीक है, यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, तो इधर देखेंगे आप, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास 60, ये 30, तो ये कितना आ गया, 2। तो अगर किसी का आपको इंपेरिकल फॉर्मूला दिया हो, उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तक पहुंचना हो, तो उसमें n का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, और n क्या होता है बेटा, n होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक, तो ऊपर वाले केस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास क्या था, 60, इंपेरिकल फॉर्मूला मास क्या था, 30, तो n की वैल्यू 2 आ गई, और इंपेरिकल फॉर्मूले में 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, तो अगर मैं ऊपर वाले केस में निकालूं, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है, CH2O, तो क्या बन जाएगा, C2H4O2। ठीक है, कॉपी करें इसको, फिर इसमें सवाल किस तरीके से आते हैं और स्कूल एग्जाम में पूछा जाता है ये, तो स्कूल में किस तरह से टेबल बना के इसको ढंग से करना है, मैं सब आपको सिखाता हूँ, पहले इसको आप नोट करें।
आई होप बेटा आपने कॉपी कर लिया होगा। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब एक्चुअली मैंने वैसे ही बोला कि कंपटीशन में सवाल नहीं आते हैं, स्कूल एग्जाम वगैरह में सवाल आते हैं। तो इन सवालों को करने का एक तरीका होता है सेट, वो मैं तरीका आपको बताता हूँ कैसे करना है। एक सवाल मैं करूंगा, फिर एक सवाल आप करके दिखाएंगे, ठीक है ना। मैं सवाल लिख रहा हूँ आपके लिए, इधर देखिए। अ कंपाउंड कंटेन्स, अच्छा इन सवालों में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होती है और बड़ा ही प्रिसाइज कैलकुलेशन करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होती है, इसलिए भी सवाल कॉम्पिटिशन में नहीं आते हैं। ठीक है, और बहुत ही मतलब अजीब सी कैलकुलेशन है, अभी आप देख के कहेंगे क्या ही है यार ये, मतलब। ठीक है, इधर देखो। अ कंपाउंड कंटेन्स a compound contains 34.8% ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है ना। अच्छा, ये ऑक्सीजन एटम लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसको ऑक्सीजन ही करते हैं, तो ये ऑक्सीजन एटम वाली ऑक्सीजन है। ठीक है, अ कंपाउंड कंटेन 34.8% ऑक्सीजन, 52.2% कार्बन एंड 13% हाइड्रोजन। ठीक है ना। A compound contains 34.8% oxygen, 52.2% carbon, and 13% hydrogen. What is the empirical formula mass of the compound? What is the empirical formula mass of the what is the empirical formula mass of the compound? ठीक, चलो बताता हूँ कैसे करते हैं ना। इसमें एक टेबल बनती है, टेबल टेबलर फॉर्म में सवाल होता है। कैसे, वैसे तो आप रफ में भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा ना एग्जाम में पूछा जाता है स्कूल वगैरह में, तो आपको कैसे टेबल बनानी है। तो इसमें कॉलम बनाने पड़ते हैं टेबल में। तो पहला कॉलम क्या होगा, पहला कॉलम बनाते हैं एलिमेंट्स का, उसका एलिमेंट्स का। यहाँ पर हम लिखते हैं एलिमेंट्स। ठीक, काम करते हैं, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। ठीक है, एलिमेंट के बाद जो परसेंटेज दी होती है, उस परसेंटेज को हम यहाँ लिख लेते हैं। आप ऐसे लिख लो या फिर इंग्लिश में भी लिख सकते हो, ऐसे लिख लो यार, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज हो गया। फिर हम लिखते हैं एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट, जो जो एटम्स इन्वॉल्व हैं उनके एटॉमिक वेट आ जाएंगे यहाँ। ठीक है, एटॉमिक वेट, वेट के बाद हम लिखते हैं रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। ये कॉलम आता है किसका, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स का आता है। और उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं सिंपलेस्ट रेशियो। पहले आप देखो, ठीक है ना, सिंपलेस्ट रेशियो इस तरीके से और आपने बनाया। ठीक, अब आइए, अब भरते हैं इस टेबल को। एलिमेंट्स कौन कौन से हैं भाई, एलिमेंट्स आपके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है और हाइड्रोजन है। देख रहे हो ना सवाल में, ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन। परसेंटेज क्या क्या दी हुई है भाई, परसेंटेज क्या क्या दी हुई है, 34.8% क्या दिया हुआ है, ऑक्सीजन दिया हुआ है। 52.2% क्या दिया हुआ है, कार्बन दिया हुआ है। और 13% आपका हाइड्रोजन दिया हुआ है। ठीक है, अगर मैं इनको देखूं तो 52, 5 और 3 8, 2 82, 5, ये जोड़ के 100 भी बन रहा है ना। यानी इसके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं होगा, केवल इस पूरे कंपाउंड को। इनके परसेंटेज आप ऐड करेंगे, 34.8, 52.2 और 13 आप ऐड करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये क्या बन जाएगा, 100 बन जाएगा। ठीक है, तो यानी इसके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं है। कार्बन यानी कंपाउंड जो होगा उसमें केवल कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा। अब इनका एटॉमिक वेट देख लो, एटॉमिक वेट क्या है भैया इसका, एटॉमिक वेट है इसका 16, इसका है 12, इसका है 1, ये हम जानते हैं। अब रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स कैसे आते हैं, है वो कैसे आते हैं, वो ऐसे आते हैं कि जो परसेंटेज होती है ना बेटा, चल तो नहीं रहा, जो परसेंटेज होती है 34.8, उसको हम डिवाइड करेंगे एटॉमिक वेट से। यहाँ पर 52.2 को डिवाइड करेंगे 12 से, और यहाँ डिवाइड करेंगे 1 से। इसको हम डिवाइड करते हैं।
डिवाइड करके देखो क्या आएगा। 34.8 को आप डिवाइड करें 16 से। जल्दी सब लोग डिवाइड करें, पहले आप एक टेबल बनाएं। कैलकुलेशन आपको ही करनी पड़ेगी, और कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है, पता चला स्कूल एग्जाम में आ गया फिर। करो, पहले टेबल बनाओ आप पहले। लो मैं इसको देख, पहले टेबल बनाओ। टेबल बनाकर इसको डिवाइड करो जल्दी से। इंतजार मत करो कि मैं डिवाइड करूंगा, मैं तो करूंगा, आप भी करो बेटा। टेबल बनाओ, पहले टेबल बनाकर डिवाइड करके डिजिट लिखो ये। ठीक है। और यहाँ पर डिवाइड थोड़ा करना पड़ता है, डेसिमल के कम से कम 2 प्लेस तक डिवाइड करना। यहाँ पर आप अप्रोक्सीमेशन बहुत ज्यादा नहीं ले सकते बेटा, ध्यान रखना इन सवालों में, नहीं तो फॉर्मूला गलत आ जाता है। क्योंकि ये सवाल थोड़े से, देखो इस सवाल में दम कुछ नहीं है, अभी मैं कर दूंगा ना, आपको लगेगा यार क्या ही क्या घटिया सवाल है, बस ये है कि इसमें प्रोसेसिंग थोड़ी सी ज्यादा होती है। बनाया बेटा टेबल आपने। अब देखो डिवाइड करो, तो आप देखोगे कि 34.8 डिवाइड बाई 16, जिसने भी किया होगा उसको पता चला होगा कि 2.175 निकल के आएगा ये। 2.175। 52.2 डिवाइड बाई 12 करोगे तो ये निकल के आएगा 4.35। ठीक है ना। और 13/1 तो 13 होता ही है, तो दिक्कत वाली बात ही नहीं। क्रॉस चेक करो एक बार, आप भी क्रॉस चेक करो। क्रॉस चेक किया, यही आएगा बेटा, 2.175, 4.35 और 13। अब देखो ये रिलेटिव रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स हैं। ठीक है। अब सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना। सिंपलेस्ट रेशियो निकालने का एक बहुत बढ़िया तरीका आपको बताता हूँ। ये जो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स आए हैं, तो जो इसमें सबसे छोटा नंबर होता है उसको आप सबसे डिवाइड कर दो, मतलब उसका मतलब सबको उससे डिवाइड करना है आपको। जैसे बताता हूँ आपको, इन सब में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 2.175, तो आप क्या लिखें, 2.175 डिवाइड बाई 2.175। 4.35 डिवाइड बाई 2.175। 13 डिवाइड बाई 2.175। आप कहेंगे सर ये सब क्या करवा रहे हो, भैया ये करना पड़ता है। मैं फिर कह रहा हूँ, तभी इसलिए कंपटीशन में नहीं आते सवाल, कोई इसमें सिवाय कैलकुलेशन में कुछ है ही नहीं है। सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है भैया, सिंपलेस्ट रेशियो निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको मैंने बताया था इंपेरिकल फॉर्मूला जो होता है, देखो यहाँ क्या बात हुई थी मेरी आपकी। इंपेरिकल फॉर्मूला जो आता है वो सिंपलेस्ट रेशियो होता है। ठीक है, तो सिंपलेस्ट रेशियो निकालना पड़ेगा। तो जब आप सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे तो आपको समझ में आएंगी चीजें। करो जरा डिवाइड तो करो भाई, डिवाइड करो। डिवाइड तो करना ही पड़ेगा बेटा, दे रहा हूं मैं आपको, 2 मिनट दे रहा हूँ। आप अपनी वैल्यू निकालिए, पर आपकी वैल्यू और मेरी वैल्यू मैच करेंगे तो थोड़ा आपको अच्छा लगेगा।
ठीक। अब देखो 2.175 डिवाइड बाई 2.175, इसमें कोई बात ही नहीं है तो बना आ गया। ठीक है। जब आप 4.35 को 2.175 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 आता है, एग्जैक्टली 2 आएगा। ठीक है ना। लेकिन जब आप 13 को डिवाइड करेंगे 2.175 से, किससे डिवाइड करेंगे 2.175 से, तो आप देखेंगे बेटा कि ये 5.9 समथिंग आएगा, 5.98 आता है। तो 5.98 अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 6। ये लिख देता हूँ यहाँ, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है। तो बस ये सिंपलेस्ट रेशियो आ गया। तो हम कहेंगे कि इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बन गया भाई, जो इंपेरिकल फॉर्मूला है वो आपका बन गया C2H6O1। O1 को तो लिखते नहीं है, तो C2H6O बन गया आपका इंपेरिकल फॉर्मूला। अब आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था इंपेरिकल फॉर्मूला मास, इसका मास निकाल लो। तो जब इंपेरिकल फॉर्मूला मास आप निकालोगे, यहाँ पर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना ही नहीं है, केवल आपको इंपेरिकल 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 फॉर्मूला मास निकालना है आपको। कितना हो जाएगा भाई, ये 12 × 2 + 6 और +16। हाँ या ना। तो 12 दूनी 24, 24 और 6 कितना हुआ, 30। और 30 और 16 कितना होगा, 46। आंसर आ गया आपका 46। तो आपको तरीका देखना है, इसको रिप्रेजेंट करने का मेथड देखना है। सबसे टेबल बनाते हैं, पहले लिखते हैं एलिमेंट्स, फिर लिखते हैं परसेंटेज प्योरिटी, या आपको परसेंटेज प्योरिटी नहीं है, सॉरी, परसेंटेज कंपोजिशन है जो आपको दी हुई है। फिर आप एटॉमिक वेट लिखते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, रेटिव नंबर ऑफ एटम्स आते हैं, और फिर क्या आता है, सिंपलेस्ट रेशियो। जो सिंपलेस्ट रेशियो होता है उसी को हम लगा देते हैं, वही क्या बन जाता है, इंपेरिकल फॉर्मूला। नोट करो भाई, नोट करो। चलिए, आई होप आपने सवाल कॉपी कर लिया होगा बेटा। चलो अगला सवाल। अब ये आपने करना है, मैं आपको पूरे पूरे 3 से 4 मिनट दूंगा, आप आराम से सवाल को करना। ठीक है। और खुद से निकालने की कोशिश करना, सवाल में थोड़ा सा इजी देने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें कैलकुलेशन रिलेटिवली कम हो, मतलब कोशिश मेरी यही है। अब यार इस सवाल में कैलकुलेशन कम हो नहीं पाती बहुत ज्यादा, क्या ही कर सकते हैं। चलो अगला सवाल ये आ गया। ठीक। अ कंपाउंड कंटेनिंग ओनली a compound containing only carbon and oxygen has approximate molecular mass of has approximate
मॉलिक्यूलर मास ऑफ 290, ठीक, फुल स्टॉप। ऑन एनालिसिस, on analysis, it is found to contain, it is it is found to contain, it is found to contain 50% by mass of each element। मतलब आप ये समझिए कि 50-50% दोनों हो गए। कंपाउंड है, उसमें केवल कार्बन और ऑक्सीजन ही है, तो 50% बाय मास ऑफ ईच एलिमेंट मतलब 50% जितना भी कंपाउंड का वेट होगा 50% क्या हो गया, कार्बन हो गया, और 50% क्या हो गया, 50% ऑक्सीजन हो गया, ठीक है ना। इट इज फाउंड टू कंटेन 50% बाय मास ऑफ ईच एलिमेंट, फुल स्टॉप। व्हाट इज द व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। चलिए, आपको कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है, ठीक है। तो ये कॉपी ना कर पाए वो ये कॉपी कर ले, और नीचे मैंने सवाल लिख दिया। टेबल बनाइए, टेबल बनाकर पहले कार्बन ऑक्सीजन लिखिए, परसेंटेज लिखिए, एटॉमिक वेट लिखिए, रिलेटिव एटम्स निकालिए, सिंपलेस्ट रेशियो निकालिए। काम करना पड़ेगा इसमें भाई, काम करना पड़ता है। और ये बेटा ये तरीका है, अगर मान लो कंपटीशन में तो सवाल आने से रहे, मैं फिर कह रहा हूँ कितनी बार ये बात बोल चुका हूँ। स्कूल एग्जाम में मान लो आपके पूछ लिया, 3 नंबर में सवाल दे दिया आपको ये, तो फिर आपने प्रॉपर टेबल बना के रिप्रेजेंट करना होगा, तब मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। रफ में नहीं कर सकते इसको। बनाइए टेबल, प्रॉपर टेबल बनाइए, और इसको करने की कोशिश कीजिए। 2 मिनट, 2 से 3 मिनट मैं आपको दे रहा हूँ, आराम से करिए। रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स जब आप निकाल लेंगे ना, तो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम निकालने के बाद जब सिंपलेस्ट रेशियो निकालते हैं, तो वो जो डिवीजन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। कोशिश कीजिए आप, देखिए फिर मैं आपको बताता हूँ। 2 मिनट और लीजिए, करिए।
ठीक, चलो बेटा मैप करता हूँ। इधर देखो जरा ध्यान से। तो फिर वही टेबल बनानी पड़ेगी हमें। हम टेबल बनाना शुरू करते हैं यहाँ पर। इधर देखेंगे जरा ध्यान से। सबसे पहले क्या आएगा, एलिमेंट। अब देखो ये बार बार ऊपर लिख नहीं, चलो लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, ताकि आप समझ लें। सबसे पहले क्या आएगा, एलिमेंट्स आएगा। तो यहाँ मैंने क्या लिखा, एलिमेंट्स लिखा। ठीक है, पहले आप समझना फिर आप कॉपी करना। ठीक है, पहले समझ लो फिर कॉपी बाद में करना, पहले समझो। हट जाऊंगा मैं, शांत हो जाऊंगा, फिर आप कॉपी करना। यहाँ पर क्या आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा। तो परसेंटेज को मैं ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में परसेंटेज का साइन बना दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट मैंने यहाँ ऐसे लिख दिया। उसके बाद क्या आएगा, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। तो शॉर्ट में इसको मैं रिलेटिव एटम्स लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना, रिलेटिव एटम्स। उसके बाद क्या आएगा, सिंपलेस्ट रेशियो। क्या आएगा, सिंपलेस्ट रेशियो। अब देखो जरा ध्यान से बेटा। ठीक, एटम्स कौन कौन से हैं हमारे पास, एटम्स हैं हमारे पास कौन कौन से, कार्बन है हमारे पास। एक मिनट, कार्बन है और क्या है, ऑक्सीजन है। ये भी 50% है और ये भी 50% है, वो तो कही रहा ना सवाल में। ऑन एनालिसिस इट इज फाउंड टू कंटेन 50% बाय मास ऑफ ईच एलिमेंट। 50-50% है दोनों, वेरी गुड। एटॉमिक वेट कार्बन का कितना होता है, 12 होता है। ऑक्सीजन कितना होता है, 16 होता है। ठीक, अब रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकलेगा, 50 डिवाइड बाई 12, और यहाँ क्या करना पड़ेगा, 50 डिवाइड बाई 16। 50 डिवाइड बाई 12, जब 50 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो आप देखेंगे कि 4.166 कुछ करके आएगा। और 50 डिवाइड बाई 16 आप करेंगे तो ये लगभग आएगा आपका, एक मिनट, 16 3 48, और दो बच्चा, 16 कम 16, चार बच्चा, 16 32, हाँ 2.3 एक मिनट, ये क्या है भाई, 3.125 आएगा। क्या आएगा, 3.125। अब सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है। सिंपलेस्ट रेशियो निकालने का क्या क्या तरीका होता है, तरीका ये होता है कि आप क्या करें, आप करें 4.166 डिवाइड बाई 3.125, और यहाँ पर भी क्या करें, 3.125 डिवाइड बाई 3.125। तो यहाँ तो आप देखेंगे 1 आ जाएगा, और यहाँ जब डिवाइड करेंगे ना तो आप देखेंगे 1.33 आएगा। कितना आएगा, 1.33। अब 1.33 को आप ध्यान से देखें तो ये 4/3 हो जाता है, और ये 1 हो, ये तो 1 है ही है। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, मैं क्या कह रहा हूँ जरा देखो ध्यान से। 1.33 में ही आपका क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। ठीक है ना, 4/3, 1.3 हो गया। आप देखेंगे 4.166 में आप डिवाइड करेंगे 3.125 को, तो इस डिवीजन में 1.33 निकलेगा, जो 4/3 हो जाएगा। अब ये सिंपल रेशियो तो नहीं है, तो अब क्या करूँ, 3 का मल्टीप्लाई कराऊं दोनों तरफ। तो ऊपर भी क्या आ गया, 4, और नीचे क्या आ जाएगा, 3। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है भाई। 1.33 को मैंने क्या लिख दिया, 4/3 लिख दिया। तो ऊपर ही मल्टीप्लाई करा दिया 3 का, नीचे भी 3 का मल्टीप्लाई करा दिया, तो इस सिंपल रेशियो में आ गया। मैं थोड़ा सा और इसको इलेबोरेट कर देता हूँ यहाँ पर, अगर ये बात नहीं समझ में आई है तो। कि ऊपर भी मल्टीप्लाई कराया 3 का, नीचे भी कराया 3 का मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 4 और ये आ गया 3। तो रेशियो कितना आ गया, 4:3। तो जो इंपेरिकल फॉर्मूला बनेगा बेटा, यहाँ पर जो बेटा इंपेरिकल फॉर्मूला बनेगा, इंपेरिकल फॉर्मूला बनेगा, वो क्या बनेगा, वो बनेगा C4O3। तो ये सिंपलेस्ट रेशियो है ना ये। सिंपलेस्ट रेशियो में क्या आता है, इंपेरिकल फॉर्मूला आता है, C4O3 बन जाएगा। आप समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं क्या बोला मैं। ठीक है, इंपेरिकल फॉर्मूला ये हो गया।
अब लेकिन क्या हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है? हमें क्या निकालना है? हमें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है ना बेटा। हमें क्या निकालना है? हमें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो आपको मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, इधर देखो ध्यान से, पीछे की तरफ आओ। क्या बताया था मैंने? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n टाइम्स इंपेरिकल फॉर्मूला। और n क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, तो यहाँ इस फॉर्मूला को दोबारा लिख लेता हूँ मैं। तो मुझे क्या निकालना है? मुझे यहाँ पे निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला mf। वो क्या होगा? n टाइम्स इंपेरिकल फॉर्मूला। ये होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, और n क्या होता है? n होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास। तो देखो आपको मास दिया हुआ है ना, मॉलिक्यूलर मास यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मास कितना दिया हुआ है? 290 अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास। तो C4O3 का मास निकालोगे कितना आएगा भैया? 12 × 4 + 16 × 3, है ना? तो ये 48 48 कितना हो गया? 96। क्या हो गया बेटा? 96 हो गया। तो ये डिवाइड बाई 96 कर दो यहाँ पर। तो आप देखेंगे कि कितना आ जाएगा, लगभग 3 आ जाएगा ये, है ना? डिवाइड तो करो जरा। ठीक, 290 डिवाइडेड बाई आप करेंगे 96, तो ये 3.02 समथिंग आ रहा है। क्या आ रहा है? 3.02 समथिंग। तो अप्रोक्सीमेटली 3 ही आ गया एक तरीके से, है ना? तो 3 आ गया, एन की वैल्यू 3 आ गई। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना आ जाएगा बेटा? वो 3 टाइम्स इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है आपका? C4O3। तो 3 का मल्टीप्लाई करोगे इसमें, तो ये क्या हो गया? C12। और ये क्या हो गया? O9। तो ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया, C12O9। इस तरह के सवाल करते हैं। सवाल थोड़े से बड़े होते हैं, थोड़े से लेंदी होते हैं, पर होता कुछ नहीं यार, सिंपल कैलकुलेशन है ना? सिंपल क्या है? कैलकुलेशन है। नोट करो जल्दी से सवाल को बेटा। ठीक है बेटा, आई होप समझ में आपको चीजें आ गई होंगी। ठीक है, तो ये बड़े सिंपल सवाल रहते हैं। इसमें आपको परसेंटेज दी होती है, और परसेंटेज दी होगी केवल एटॉमिक वेट, वेट नंबर ऑफ एटम, सिंपलेस्ट रेशियो आप निकाल के कर सकते हैं। हाँ, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। इसमें एक खास वैरायटी और बचती है सवाल की, वो मैं एक सवाल में खुद करा देता हूँ। बाई चांस आपके स्कूल में अगर पूछ लूं, मैं फिर कह रहा हूँ कॉम्पिटिशन में तो नहीं आते, स्कूल में बाई चांस आपसे पूछे तो आप उसको कर पाएंगे। जल्दी लिखिए, मैं ही कर दूंगा इस सवाल को। ठीक है, क्या है सवाल? ये सवाल है, अ कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, a compound of carbon, hydrogen and nitrogen contains contains these elements contains these elements in the ratio, of 9 is to 1 is to 3.5।
ये एलिमेंट का रेशियो दे दिया है ना। अभी तक क्या दे रहा था, परसेंटेज दे रहा था, अब क्या दे दिया, रेशियो। कुछ नहीं, कुछ ज्यादा अंतर नहीं आएगा, अभी कर देता हूँ तुरंत। अब ये पूछ रहा है आपसे, कैलकुलेट इंपेरिकल फॉर्मूला। कैलकुलेट इंपेरिकल फॉर्मूला, फुल स्टॉप, इफ द मॉलिक्यूलर मास, if the molecular mass ऑफ कंपाउंड लिखने की जरूरत ही नहीं है, कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास होगा। तो इफ द मॉलिक्यूलर मास इज 108, कितना दिया हुआ है, 108, देन व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, सवाल नोट करिए, मैं सवाल करता हूँ बेटा। बनना उसी तरीके से, कुछ कुछ खास नई बात इसमें नहीं होनी है। बस वहां पर क्या परसेंटेज दी होती थी, यहाँ पर आपको परसेंटेज नहीं दी हुई है, तो कोई बात नहीं है। देखो, अब मैं पूरी टेबल नहीं लिख रहा हूँ, मैं सबसे पहले एलिमेंट लिख रहा हूँ। क्या क्या एलिमेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन। यानी पहले क्या लिखते थे हम, एलिमेंट लिखते थे। फिर हम क्या लिखते थे, परसेंटेज। अब यहाँ परसेंटेज तो है नहीं, तो एलिमेंटल रेशियो, तो एलिमेंटल रेशियो लिख लो, कितना है, 913.5। फिर क्या लिखते थे हम, एटॉमिक वेट, तो एटॉमिक वेट लिख लो 12, 1, और नाइट्रोजन कितना होता है, 14। फिर क्या लिखते थे, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। वो कैसे आता था, वो आता था जो परसेंटेज दी होती थी, उस परसेंटेज को हम डिवाइड करते थे एटॉमिक वेट से। अब यहाँ परसेंटेज नहीं है, तो एलिमेंटल रेशियो दिया हुआ है, तो बस यहाँ इसको डिवाइड कर लो, क्या फर्क पड़ गया। तो ये क्या हो जाएगा, 9:12 हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा, और 3.5:14। तो बस एक काम करता हूँ कि बीच में ये लाइन खींच देता हूँ, ताकि आपको पता रहे किस पे क्या है। ठीक है, ठीक। तो ये पहला जो कॉलम हो गया वो एलिमेंट का हो गया, शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेटा। ये आपको रेशियो जो सवाल में दिया हुआ है, वैसे आया नहीं कभी इस पे सवाल, पर एक एस्पेक्ट है तो बता दे रहा हूँ आपको। ये आपका क्या हो गया बेटा, ये आपका एटॉमिक वेट हो गया, और ये आपका रिलेटिव एटम्स हो गए। रिलेटिव एटम्स हो गए, ठीक है। अब देखो, यहाँ जब डिवाइड करोगे 9/12, तो देखो क्या आ जाएगा, ये 3/4 आ जाएगा। और 3/4 मतलब कितना हो गया, 0.75 हो गया, हाँ या ना। 1/1 1 हो गया। ये आप 3.5 डिवाइड बाई 14 करोगे ना, तो ये करीब 1/4 आ जाएगा। और ठीक है ना, ये 1/4 आ जाएगा, 1/4 मतलब 0.25 आ जाएगा। तो ये मैं कर दे रहा हूँ 0.25। ठीक है, तो ये रिलेटिव एटम्स आ गए। अब रिलेटिव एटम बस क्या निकालते थे हम, सिंपलेस्ट रेशियो निकालते थे, है ना। तो मैं यहाँ पर क्या निकाल रहा हूँ, सिंपलेस्ट रेशियो। अभी सिंपलेस्ट रेशियो का क्या मतलब है, आपको पता है, सबसे छोटे नंबर से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 0.75 डिवाइड बाई 0.25, तो ये कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या करोगे आप, 1//0.25, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। यहाँ क्या करोगे आप, 0.25 डिवाइड बाई 0.25, यहाँ क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा 1। तो अब आप देखें कि आपका सिंपलेस्ट रेशियो आ गया है, तो आपका जो इंपेरिकल फॉर्मूला है वो क्या आएगा बेटा। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आएगा, वो आएगा C3H4N। क्या आएगा, C3H4N। ये आपका आ जाएगा सिंपलेस्ट रेशियो। तो ये सिंपलेस्ट रेशियो आ गया, आपका इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया। C3H4N क्या आ गया, आपका इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया। लेकिन क्या आपको इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना था, नहीं, आपको तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है ना। तो फिर वही बात, आपको पता है क्या, कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n टाइम्स इंपेरिकल फॉर्मूला। और n क्या होता है, n होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास। तो जो मॉलिक्यूलर मास है वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से तो निकलता ही है मॉलिक्यूलर मास। वो कितना दिया हुआ है, 108। तो ये मॉलिक्यूलर, चलो मैं एक बार पूरा फॉर्मूला एक बार लिख देता हूँ। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा इंपेरिकल फॉर्मूला मास।
तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास का मतलब क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास यहाँ पर क्या रहेगा? वो रहेगा 108, ठीक है ना। और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास क्या रहेगा? वो आपको निकालना पड़ेगा। तो आप निकालेंगे यहाँ पर, तो 12 3 36 हो गया, +4 हो गया, +14 हो गया। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 40, 54 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे? डिवाइड बाई 54 कर देंगे, तो आप देखेंगे एग्जैक्टली 2 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ आपको पता चल जाएगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा। वो फॉर्मूला आ जाएगा 2 टाइम्स एम्पिरिकल फॉर्मूला, और वो क्या है? वो है C3H4n। तो यहाँ पर आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C6H8n2। ये आपका C6H8n2, ठीक है ना। बस इसमें दो ही वैरायटी के सवाल होते हैं, वो मैंने आपको दोनों वैरायटी करा दी। पहले में क्या था? पहले दो सवालों में क्या था? परसेंटेज दिया हो, परसेंटेज दिया हो तो परसेंटेज को डिवाइड करना है एटॉमिक वेट से, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए। तो पहले और दूसरे दोनों सवालों में परसेंटेज दी होती। बस एक तरीका और, ये एक वैरायटी और ये होती है कि परसेंटेज ना दे के एलिमेंट्स का रेशियो दे देते हैं, तो उसको भी आप एटॉमिक वेट से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आपको रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएगा। ये सवाल बेसिकली थोड़ा ज्यादा आसान था, कैलकुलेशन ज्यादा आसान थी इसमें। तो आप इसको जल्दी से बेटा नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा, आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। तो इस तरीके से ये मोल कॉन्सेप्ट का आखिरी टॉपिक था। अब मैंने आपको बताया वो थोड़े से लॉज रह गए, वो आपको मैं प्रिंटेड नोट दूंगा, इसमें समझाऊंगा। कभी उनसे कुछ पूछा नहीं जाता, इसलिए बहुत ज्यादा उससे सवाल आने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। वो अब लॉज कहीं यूज भी नहीं होते। बस ठीक है, ये लॉज कभी बने थे तो उनको हम देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से आपका मोल कॉन्सेप्ट का ये चैप्टर खत्म हो गया है। इसमें मैं एक असाइनमेंट दे चुका हूँ, सॉल्व कर चुका हूँ, उस पर टेस्ट भी हो चुका है। दूसरी असाइनमेंट भी आपको मिल चुकी है, वो आई होप आप कर ही रहे होंगे। और मोस्ट प्रॉब्ली एक दो दिन में हम लोग मिलेंगे, तो उस असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे। एक थर्ड असाइनमेंट आपको और मिलेगी, जिसमें बाकी के जो टॉपिक्स हैं उन पर सवाल होंगे, जैसे एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन वगैरह पे सवाल होंगे, इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे सवाल होंगे, जो भी मतलब जो टॉपिक जो हमने, ये जो परसेंटेज प्योरिटी है, एवोगैड्रो है, इन सब पर सवाल होंगे, ठीक है। तो एक असाइनमेंट अभी और मिलना बाकी है। चलिए, अब हमारा जो अगला चैप्टर है बेटा, हमारा जो अगला चैप्टर है उसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक शुरू करना है, और मैं आपको बता दूं, बहुत ही सुंदर टॉपिक है, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि इस टॉपिक में कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। हर साल सवाल आता है, इस साल 2 सवाल आए हैं उससे, एटॉमिक स्ट्रक्चर से, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है, टॉपिक का कंटेंट बहुत बड़ा। थोड़ा एक्चुअली क्या है कि मैं डिटेल में ज्यादा पढ़ाता भी हूँ, तो मेरे लिए टॉपिक वैसे ही बड़ा होता है, क्योंकि मुझे एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक मतलब मुझे पर्सनली बहुत पसंद है।
मुझे ऐसा लगता है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर जो टॉपिक है वो एटम के बनने की कहानी, और मैं कहूँ कि एटम के बनने की नहीं, एटम को जानने की कहानी है। ठीक है ना। ये टॉपिक मैं शुरू करता हूँ कि सबसे पहले एटम के बारे में किसने क्या कहा, और कैसे कैसे डेवलपमेंट होते गए, लोग आते गए एटम के बारे में बताते गए, एटम को देखने का नजरिया हमारा किस तरह ड्यू कोर्स ऑफ टाइम चेंज होता रहा, और आज हम एटम को किस नजरिए से देखते हैं। ये थोड़ा थ्योरी बेस्ड ही टॉपिक है। इसमें कब कब कौन कौन साइंटिस्ट, कौन कौन केमिस्ट, कौन कौन फिजिसिस्ट आए, उन्होंने क्या क्या डिस्कवरी की, और उन डिस्कवरी के आधार पर एटम की शक्ल, एटम को देखने का हमारा नजरिया वो कैसे चेंज होता गया, वो सारी बातें हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में करते हैं। ठीक है, वो सारी बातें हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में करते हैं। अब देखो बेटा, एटम क्या है, ये कहानी आप ये मत समझिए कि ये कहानी थॉमसन से शुरू होती है, या ये कहानी अगर रदरफोर्ड से शुरू होती है, या ये कहानी बोर से शुरू होती है। नहीं, ये कहानी बहुत पहले शुरू होती है। इवन आप अगर हमारे कहते हैं कि हमारे वेद वगैरह को भी उठाएंगे ना, तो वहां पर भी एटम को लेकर बातें की गई हैं। ठीक है ना, वहां पर भी एटम को लेकर बातें की गई हैं। जैसे एक महर्षि कनड हुए थे हमारे समय में, तो महर्षि कनड ने जो अपने ग्रंथ लिखे थे उसमें भी उन्होंने एटम के बारे में बातें की हैं। महर्षि कनड बहुत पहले आए थे। इवन अगर हम वेस्टर्न फिलोसफर के बारे में बातें करें, तो आप देखेंगे कि एरिस्टोटल हो गया, प्लेटो हो गया, इन सब ने एटम के बारे में बातें की हैं। एरिस्टोटल की जो बातें हैं, प्लेटो की जो बातें हैं, उसके बाद आप इंडियन में आ जाए तो महर्षि कणाद की जो बातें हैं, ये सारी बातें इन्होंने कभी ना कभी अपनी 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 शिक्षाओं में, अपने लिटरेचर में एटम का जिक्र किया था। लेकिन ये सारे जो एटम के जिक्र थे ना बेटा, वो फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एटम के जिक्र थे। फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर आपको पता हो तो प्लेटो ये अगर आप एरिस्टोटल को देखें, प्लेटो को देखें, ये सब क्या है, फिलोसफर रहे हैं। तो इन्होंने एटम को लेकर बातें की, लेकिन वो जो एटम को लेकर जो बातचीत इनके द्वारा हुई, वो थोड़ा सा ना उसमें फिलोसफिकल टोन था। ठीक है, महर्षि कणाद ने भी जो बातें की वो भी थोड़ा सा, उसमें भी फिलोसफिकल टोन था, और वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जुड़ा हुआ था। लेकिन ऐसा कहते हैं कि एटम के बारे में बातें हुई, और एटम के बारे में बातें अभी से नहीं, सोक्रेटिस के समय से हो रही हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो बातें होती गई, काफी सारे रोमन एम्पायर में भी जो थिंकर थे उन्होंने भी एटम के बारे में काफी बातें की। ठीक है ना, होती गई ये बातें। इतनी सारी बातों के बीच में जो पहली सबसे अच्छी बात एटम के बारे में की, जिसका टेम्परामेंट साइंटिफिक था, जिसकी टोन साइंटिफिक थी, वो डाल्टन ने की थी। और वो कब की थी? 1803 से लेके 1808 के बीच में। तो हम कहते हैं कि एटम को जानने के लिए जो पहला एविडेंस हमारे सामने आता है, जिसकी टोन, जिसका फ्लेवर, जिसका बैकग्राउंड साइंटिफिक था, वो था डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। और ये 1803 से लेकर 1808 के बीच में आई थी। मैं टाइमलाइन इसलिए बता रहा हूँ, मैं बेटा याद रखना, मैं हर चीज की आपको टाइमलाइन बताता रहूंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। मतलब जैसे मोल कॉन्सेप्ट में बहुत मैथ था, वैसा मैथ वैथ इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मैथ तो रहेगा ही, क्योंकि मैथ इज द लैंग्वेज ऑफ नेचर। तो मैथ तो हर जगह है, लेकिन उतना मैथ नहीं है जितना प्रलयंकारी मैथ आपको मोल कॉन्सेप्ट में लगा था। थ्योरेटिकल टॉपिक है। मैं आपको टाइमलाइन बताता जाऊंगा कि कब कौन आया, उसने एटम को के बारे में क्या बातें की, और उसके बाद फिर कौन आया, उसने एटम के बारे में क्या बातें की, पिछली बात में और इस बात में क्या अंतर है, और आज इस एटम को हम किस तरह से देखते हैं। तो जब भी हम बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तो सब जो एटॉमिक स्ट्रक्चर की शुरुआत है ना बेटा, आप पहले टॉपिक का नाम डालो, चैप्टर का नाम डालो, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहली जो बात हम करते हैं वो डाल्टन साहब की करते हैं, उनकी थ्योरी की बात करते हैं। तो जो पहला टॉपिक रहेगा हमारा क्या रहेगा? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक, हमारा पहला टॉपिक रहेगा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है ना, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। और ये जो थ्योरी है ये 1803 से के आसपास से 1808 के बीच में ये थ्योरी इन्होंने डेवलप की थी। देखो, टाइमलाइन आपको याद नहीं करनी, बस टाइमलाइन से समझ में ये आता है कि किसने कौन सी बात पहले बोली और कौन सी बात बाद में आई है, और उनके बीच में क्या डेवलपमेंट हुआ। मतलब जो बात की, जो बाद में बात आई होगी वो थोड़ी सी बेहतर रही होगी, क्योंकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, साइंटिफिक एडवांसमेंट होती गई,
हम थोड़ा, हमारा जो टेम्परामेंट था, जो ह्यूमर था, वो साइंटिफिक होता गया, तो बातें और साइंटिफिक होती गई। तो टाइमलाइन से ये फायदा है, आपको ये बैठ के टाइमलाइन याद नहीं करनी कि डाल्टन कब आए थे, डाल्टन कब आए थे, 1803, 18 नहीं, ये याद नहीं करनी। ये मैं आपको रेफरेंस के लिए लिखवाता रहूंगा, ठीक है ना। तो डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी 1803 से लेके 1808 में दी। उन्होंने बहुत सारे पॉइंट बताए, पर हमारे मतलब की केवल 5 पॉइंट हैं। मैं उन 5 पॉइंट्स को आपको लिखवा रहा हूँ, और हर पॉइंट को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, कौन सा पॉइंट आज भी वैलिड है और कौन सा पॉइंट नल एंड वॉइड हो चुका है। तो अभी के लिए हम क्या करें, केवल डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के पॉइंट्स हम लिख लें। मैं आपको पॉइंट्स बोल रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे बोलूंगा, आप उन पॉइंट्स को लिख लें, ठीक है। पहला पॉइंट जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का है वो क्या है, जरा लिखेंगे, बेटा नोट करेंगे। पहला पॉइंट है, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ मैटर इज composed of extremely small particles. Extremely small particles called atoms. Matter is composed of extremely small particles called atoms. ठीक है ना। अच्छा, एटम के बारे में बात बताता हूँ। ये जो टर्म है ना, ये ग्रीक वर्ड से एक्सट्रैक्ट किया गया, तो आप लिख लो, यहाँ पर लिख लो, term atom is extracted from term atom is extracted from term atom is extracted from a Greek word कौन सा वर्ड था वो, एटमियो। एटमियो, ये जो एटम का जो नाम है ना, ये ग्रीक वर्ड एटोमियो से एक्सट्रैक्ट किया गया। इसका मतलब होता है, मींस इनडिविजिबल और अनकटेबल। इसका जो एटमियो का मतलब होता है, ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है जो डिवाइड ना किया जा सके, इनडिविजिबल, इनडिविजिबल और अनकटेबल, अनकटेबल, ठीक है ना। तो मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। और ये जो एटम जो है, ये टर्म है, ये एक्सट्रैक्ट किया गया ग्रीक वर्ड एटोमियो से। किससे, एटोमियो। एक ग्रीक वर्ड है एटोमियो, इसका मतलब क्या होता है, इनडिविजिबल और अनकटेबल, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे बेटा। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है, एटम इज द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्ट ऑफ मैटर। Atom is the smallest indivisible part of matter. Atom is the smallest indivisible part of matter. तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है, अच्छा इसी में एक बात और मैं बता देता हूँ। तीसरा पॉइंट में इसी में एक बात लिखो कि एटम इज द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्ट ऑफ मैटर विच, एक्स्ट्रा पॉइंट बनाने की जरूरत नहीं है, विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, विच टेक्स पार्ट इन chemical reaction, which takes part in chemical reaction. Atom is the smallest individual part of matter which takes part in chemical reaction. तीसरा पॉइंट क्या था, atom can neither be created nor destroyed. Atom can neither be created nor be destroyed. Atom can neither be created nor be destroyed. फोर्थ पॉइंट क्या है इस थ्योरी का, फोर्थ पॉइंट है, atoms of one element are same, atoms of one element are same, atoms of one element are same and of different elements
are different. Atoms of one element are same and of different elements are different. और पांचवा पॉइंट है atom of each element has characteristic mass. कैरेक्टरिस्टिक मास, ये मेन 5 पॉइंट है। पॉइंट और भी हो सकते हैं, लेकिन ये मेन 5 बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। अब इन 5 बातों में मैं हर पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करूंगा, ये भी बताऊंगा कि कौन सा पॉइंट आज भी वैलिड है और कौन सा पॉइंट समय के साथ साथ वॉइड हो गया, नल हो गया। ठीक है, तो आप एक काम करें, इस थ्योरी को लिख लें, ठीक है ना, 5 पॉइंट को लिख लें। नेक्स्ट क्लास में मैं इन 5 पॉइंट को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अब ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इसमें आप इसको, ये नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है, इसका मोल से इतनी कोई कनेक्टिविटी भी नहीं है, बहुत ज्यादा कोई कनेक्टिविटी नहीं है इसकी मोल से। तो आप इसको डे 1 से पढ़ते चलिए ताकि ये टॉपिक आपका वीक ना हो, क्योंकि अगर आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर वीक रह गया तो आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टी वीक रह जाएगा, पीरियोडिक प्रॉपर्टी वीक रह गया तो आपका केमिकल बॉन्डिंग वीक रह जाएगा, और केमिकल बॉन्डिंग वीक रह गया तो पूरी केमिस्ट्री वीक रह जाएगी, आप ये समझ लीजिए। ठीक है, तो लिख लो बेटा, और फिर इसको एक्सप्लेन मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा। चलो बेटा, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर आपको कुछ छूट गया हो तो आप इस देख के लिख लीजिएगा, वीडियो में से कुछ छूटा तो होगा नहीं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से शुरुआत करेंगे, ठीक है।